वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की तमिल लैंग्वेज फिल्म चेन्नई सिटी गैंगस्टर्स की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुष्पा नाम का एक आदमी गांजा खरीद रहा है। तभी दो पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और पुष्पा डर के मारे वहां से भागने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं दोस्तों। पर जब वो उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास से उन्हें कोई गांजा नहीं मिलता। वो हैरान और पुष्पा को धमकाते हुए कहते हैं कि आज तो ऊपर वाले की दया से तू बच गया, लेकिन बेटा जिस दिन गांजे के साथ पकड़ा गया ना, उसी दिन तेरा गांजा हो जाएगा। फिर वो वहां से चले जाते हैं। पुष्पा तो खुश हो गया कि चलो मैं बच गया, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर गांजा का पैकेट गिरा तो गिरा कहाँ। और तभी उसकी नजर दो बच्चों पे पड़ जाती है जिनके नाम है नील और कमल। तो वो पुष्पा को बताते हैं जब तुम भाग रहे थे ना, तो ऑपोजिट साइड से हम दोनों भाग रहे थे, तभी हमने तुम्हारे कमर से गांजे का पैकेट छीनकर अपने पास रख लिया था। अब इस बातचीत करने के बाद पुष्पा को पता चलता है कि ये दोनों भाई अनाथ हैं और चोरी करने में बिल्कुल माहिर। तो पुष्पा इनके सर पे अपना हाथ रख देता है और कहता है कि तुम दोनों को कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इसके बाद स्टोरी चली जाती है 25 साल के आगे। पुष्पा को पुलिस स्टेशन आना पड़ जाता है क्योंकि उसके नील कमल को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। इंस्पेक्टर का कहना होता है कि इन्होंने ज्वेलरी शॉप पर डकैती करने की कोशिश की और इस नील के बच्चे ने तो हद ही कर दी। पुलिस के यूनिफॉर्म में डकैती करने गया, बताओ हमारी पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब करना चाहता है ये। तब पुष्पा उसकी बातों पर यकीन तो कर लेता है, मगर वो इनको बेवकूफ भी बनाता है पुलिस वालों को कि देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों तो वहाँ पर खरीदारी करने गए थे, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। और फिर काफी समझाने बुझाने के बाद इंस्पेक्टर किसी तरह दोस्तों इन चोरों को छोड़ देता है और फिर पुष्पा इन दोनों नमूनों को अपने घर पे लेके जाता है और रास्ते में बताता है कि मेरी इटालियन वाइफ ने पिज्जा शॉप खोला है, चुपचाप से तुम दोनों उसी शॉप में काम करो और अच्छे से रहो। अब ये चोरी चकारी छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं रही। फिर जब ये दोनों पुष्पा के घर जाते हैं तो देखते हैं कि पुष्पा की बेटी जैनी आई हुई है। दरअसल दोस्तों जैनी पढ़ाई करने के लिए विदेश गई हुई थी और 10 साल के बाद लौटी है। वो कमल को तो पहचान लेती है जिसने बचपन में जैनी के लिए आम चोरी किए थे, क्योंकि जैनी का आम खाने का मन था उस दिन। मगर वो नील को नहीं पहचानती, जबकि नील ने उसे बचपन में दोस्तों मौत के मुंह से बचाया था। दरअसल जैनी बचपन में खेलते खेलते कुएं में गिर गई थी और तब नील ने अपनी जान पर खेलकर जैनी को बचाया था, पर अब उसके बारे में इसे कुछ भी याद नहीं है, जिससे नील को काफी बुरा लगता है। साथ ही दोस्तों हम उसकी नजरों में जैनी के लिए प्यार भी देख पाते हैं और जब वो उदास होकर जाने लगता है तो जैनी उसे रोक कर कहती है हाँ हाँ मुझे याद आ गया, और नील खुश हो जाता है। उसका दिल खुशी के मारे नाचने गाने लग जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद नील के साथ जैनी जाती है एक रेस्टोरेंट और फिर से उसे रेस्टोरेंट के बाहर ही रुकने को कह देती है। तो नील पूछता है तुम यहाँ पे अकेले क्या करोगी? तो वो बताती है अब मेरी उम्र हो गई है शादी की, मैं डेट पे आई हुई हूँ। ओ ये सुनकर तो नील का मुंह दोस्तों फिर लटक जाता है। वो अंदर जाती है और हंस हंस कर उससे बातें करती है, उससे मतलब उस लड़के से। फिर जब वो बाहर आती है तो नील पूछता है तुम्हें लड़का पसंद आया या फिर नहीं? तो वो कहती नहीं मुझे पसंद नहीं आया, जिससे नील का चेहरा फिर से खिल उठता है। दूसरी ओर पुष्पा को दोस्तों साइको सलीम का फोन आता है जो उसे घर पे बुलाता है। अब घर जाने पे वो साइको सलीम कहता है कि देखो मेरी 4 बीवियां हैं, मैंने तीनों बीवी के लिए अलग अलग घर बनवाया है, मगर अब चौथी बीवी मुंह फुला के बैठी हुई है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए मुझे घर नहीं दे रहा, ये उसकी शिकायत है। अब उसे मनाने के लिए मुझे शाहजहां की तरह एक शानदार घर बनवाना होगा जिसमें करोड़ों खर्च होंगे, मगर मेरे पास सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर पे चोरी करो। मेरे घर का इंश्योरेंस है, चोरी होने पे इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे 2 करोड़ देंगे और फिर मेरा खुद का भी रहेगा 1.5 करोड़, तो हो गया ना 3.5 करोड़। पर पुष्पा ये सारी बातें सुनकर घबरा जाता है। वो कहता है कि मैंने गलत काम छोड़ दिए हैं। और साइको सलीम कहता है कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, देखो तुम्हारी बेटी है ना जैनी और मेरा बेटा है साइलेंट समीर, वो भी विदेश में ही पढ़ाई कर रहा है। वैसे अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं अपने बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी करवा दूंगा। फिर तो पुष्पा मान जाता है। फिर वो ये काम जाकर सौंप देता है अपने नील कमल को, और नील को जब पता चलता है कि जैनी की शादी साइलेंट समीर से होने वाली है तो बेचारा फिर अपसेट हो जाता है। अब यहाँ साइको समीर के घर का एड्रेस पुष्पा ने कमल को बता दिया था, मगर वो भुलक्कड़ हाउस नंबर 65 की जगह हाउस नंबर 56 पे चला जाता है, वो भी पिज्जा डिलीवरी वाले यूनिफॉर्म पहनकर। और हाउस नंबर 56 वाले ने किस्मत से पिज्जा ऑर्डर किया था, इसीलिए जब वो देखता है कि पिज्जा डिलीवरी वाला घर की बाउंड्री को फांदने की कोशिश कर रहा है तो वो कहता है कि अरे अरे गेट तो खुला हुआ है, गेट से आओ ना, वहां जाने की क्या जरूरत है। जिससे नील कमल सोचते हैं कि अबे कितना भला मानुष है यार, हमसे मेहनत ना करवा कर गेट से बुला रहा है अंदर। फिर जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो गेट से कहते हैं कि लाओ फिर दो। वहीं वो घर का मालिक भी कहता है कि अरे मैं क्या दूं, तुम दो ना पिज्जा। अब इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये मुझसे मांग रहा है। दोनों सोचते हैं दोनों पार्टी कि ये मुझसे मांग रहा है, जबकि उन दोनों को लग रहा था, मतलब नील कमल को, कि ये खुद पैसे देगा और जबकि उसे लग रहा था कि ये पिज्जा देंगे। अब नील कमल हो जाते हैं दोस्तों काफी फ्रस्ट्रेट और उसे कूटने लग जाते हैं। मकान मालिक को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग मुझे पिज्जा देने के बजाय मार क्यों रहे हैं। दूसरी ओर साइको सलीम लगाता है कॉल पुष्पा को और कहता है कि अरे भाई तुम्हारे लड़के अभी तक आए नहीं चोरी करने के लिए। तो पुष्पा लगाता है फोन नील कमल को। वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो आए हुए हैं पर यही हमें बैग नहीं दे रहा पैसों का।
तो पुष्पा पूरा एड्रेस पूछता है और उसे समझाता है कि तुम लोग बेटा गलत हाउस में चले गए हो। अब ये दोनों इस आदमी से माफी मांगते हैं कि भाई सॉरी यार, और वहां से निकल जाते हैं। तो आदमी कहता है पर मेरा पिज्जा तो दो। फिर ये दोनों नमूने पहुंच जाते हैं साइको सलीम के घर। ये दरवाजे से ही अंदर जाने लग जाते हैं तो सलीम टॉन्ट करता है कि नहीं नहीं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, मैं आपके घर ही पैसे भिजवा देता हूँ, चलो चुपचाप दीवार फांद कर फिर पाइप से ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाओ। अब ये सुनकर ये दोनों सोचते हैं कि बताओ यार, इससे बढ़िया तो वही वाला आदमी था, ये तो हमसे कितना रूडली बिहेव कर रहा है। फिर ये लोग किसी तरह ऊपर जाते हैं और साइको सलीम को मारते हैं उसके कहने पर, ताकि पुलिस वालों को यकीन हो जाए कि सच में घर पे डकैती हुई है। उसके बाद पैसे को थैले में डालकर अपनी बाइक से निकल जाते हैं, पर ठेके के पास से इनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो कमल कहता है कि हमारी गाड़ी काफी हीट हो गई है यार, इसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलो हम भी थोड़ा ठंडा होकर आ जाते हैं, एक दो पैग लगा लेते हैं। इतने में दो पुलिस वाले इनको टोक देते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे और इस थैले में क्या रखा हुआ है। तो नील कमल बता देते हैं कि इसमें तो नोटों की गड्डी है। पर पुलिस वाले को लगता है मजाक कर रहे हैं दोनों के दोनों, और इस तरह बच जाते हैं दोस्तों किस्मत से। पुलिस वालों के जाने के बाद नील कमल आपस में बातें करते हैं कि बताओ यार, ये तो हमें हल्के में ले रहा है। कमल कहता है ये सब ना इस गंदे से दिखने वाले झोले की वजह से हो रहा है, हमें एक अच्छा सा बैग लेना चाहिए ताकि लगे यार कुछ चोरी की है बढ़िया वाली। कुछ ही दूरी पर बैग्स बिक रहे होते हैं तो ये दोनों जाते हैं वहाँ बैग खरीदने के लिए। तभी इनकी नजर पड़ती है एक कचरा चुनने वाले पे, जिसकी बोरी फटी भी होती है, इससे वो काफी उदास भी होता है। तो ये नील कमल उसकी मदद करने के बारे में सोचते हैं और एक जगह दोस्तों एक ही जैसे दिखने वाले दो बैग्स लेकर आ जाते हैं। फिर वो आपस में बातें करते हैं कि यार भलाई कभी भी खाली नहीं जाती, वो घूमकर दोबारा हमारे पास ही आएगी। गरीब की मदद करने के बाद नील कमल उस ठेके में घुस जाते हैं थोड़ी शराब पीने के लिए। ये आपस में बातें करते हैं कि यार ज्यादा नहीं पियेंगे, ठीक है, हमारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट है ये पैसों से भरा बैग संभालना। पर धीरे धीरे बात करते हुए दोस्तों इनको पता नहीं कितनी चढ़ जाती है। वहीं दो शराबियों के बीच झगड़ा भी शुरू हो जाता है। एक तो टिंगो था और दूसरा खली। दोनों अपने अपने गैंग वालों को बुलाकर यहाँ घमासान शुरू कर देते हैं। अब नशे में होने की वजह से बिना मतलब का नील कमल भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं और काफी देर के बाद जब इन्हें याद आता है कि अबे अभी तक तो हमारी बाइक का इंजन ठंडा हो गया होगा, तो वो बैग लेकर बाइक से बाहर निकल आते हैं। पर वो नोटिस करते हैं कि बैग टांगने के बजाय वो तो उस टिंगू को अपने कंधे पे टांग कर लेके आए हुए हैं। और फिर दोस्तों एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है कि इनके उस बार में शराब पीकर टल्ली होने के बाद वो गरीब कचरा चुनने वाला भी शराब पीने के लिए आया था। उसके पास वो बैग भी था जो कि इन्होंने उसको दिया था, और आपको याद होगा ये दो सेम टाइप के बैग लेकर आए थे। और जब लड़ाई झगड़ा होने लगा तो ऐसे ही नशे में इन्होंने अपने बैग भी फेंक कर मार दिए थे, और वो बैग जाकर सीधा उस कचरा चुनने वाले के पास गिरा था। जिसके बाद ये अपना बैग समझकर टिंगू को अपने कंधे पे टांग कर बाहर लेकर आ गए, और इतने में वो कचरा चुनने वाला जो था ना, वो इनके पैसों से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गया और अपना वाला बैग वहीं पे छोड़कर चला गया जिसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। इनका सारा नशा टूट जाता है एक ही मिनट में। अब इनको सोच कर ही डर लगता है कि यार साइको सलीम को हमारा पता चलेगा ना, छोड़ेगा नहीं, वो तो हमें मौत से भी बदतर सजा देगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम खुद ही अपनी जान दे दें। और कमल तो तुरंत ही चूहे मारने की दवाई लेने के लिए चला जाता है। तभी टिंगू नील से पूछता है कि क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? तो वो सारी की सारी बातें बता देता है। पर नशे में होने की वजह से उसे ये याद नहीं होता कि हमारा बैग उस कचरे वाले से एक्सचेंज हो गया है। अब वो टिंगू कहता है कि मैं अगर तुम दोनों की जगह होता और मुझसे ऐसा ब्लंडर हो जाता तो मैं भी मौत को ही गले लगा लेता, पर अब क्योंकि तुमने मेरी जान उस खली से बचाई तो मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने तो मरने नहीं दे सकता। एक काम करो, जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो मर जाना आराम से। ये सुनकर नील और इरिटेट हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि आप जाइए यहाँ से महाशय, जाइए। इसके बाद कमल चूहे मारने की दवाई लेकर आ जाता है और दोनों उसको पी लेते हैं। पर नील नोटिस करता है ये तो मीठा मीठा सा लग रहा है। अच्छे से देखने पर पता चलता है कि ये तो चूहे मारने की दवाई नहीं बल्कि खांसी की दवाई है, यानी कफ सिरप। और जब वो ये बात कमल को बताता है तो वो कहता है कि मैं दुकान में जाकर खांसने लगा तो शायद इसलिए उसने मुझे ये सिरप पकड़ा दी। तभी टिंगू वापस आता है और कहता है कि देखो मेरा मन नहीं कर रहा है तुम दोनों को मरने देने का। तुम लोगों ने जो किया था वो रॉबरी नहीं बल्कि मौकरी था, यानी डकैत के नाम पर मजाक। लेकिन इस मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें अब सच में असली वाली रॉबरी करनी होगी। पर मुझे नहीं लगता कि ये तुम दोनों की बस की बात है, इसलिए किसी प्रोफेशनल को हायर करो और अपना काम करवाओ। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, टिंगू ने जिस खली से लड़ाई की थी असल में वो था एक पुलिस वाला, और कल रात की लड़ाई के बाद उसके सर और नाक पे बैंडेज लगानी पड़ी उसको। वो जैसे सलीम भाई के घर जाता है तो वहाँ पे साइको सलीम को देखता है, उसकी भी कंडीशन बिल्कुल सेम होती है। तो वो पुलिस वाला कहता है ये दूसरा टूटा हुआ अंडा कौन है जिसकी नोज पे भी मेरी तरह कट लगा हुआ है? तो कांस्टेबल बताता है कि सर यही तो है सलीम भाई। जिसके बाद वो खली पूछता है कि ये सब हुआ कैसे? तो सलीम भाई अपनी झूठी कहानी सुनाता है कि कल रात मैं जब अपने इस घर पे सोया तो मुझे लगा जैसे मेरे घर में कोई और भी मौजूद है। उन्होंने मुझ पर अचानक आयरन रॉड से हमला कर दिया। मैं तुरंत बेहोश
दूसरी ओर दोस्तों ये टिंगू है ना, नील कमल को बताता है कि मेरी जान पहचान में 4 उचक्के लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। पहला है मेमोरी दास। पता है 80 और 90 में तमिलनाडु में जितनी भी चोरी डकैती होती थी उनमें से 90% में उसका ही हाथ होता था, पर अभी भी उसमें कमी ये आ गई है कि उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए बस हमें उसे गाइड करना होगा। दूसरा है दामोदर लाल। उसने भी चोरी डकैती मेमोरी दास के साथ ही शुरू की थी, पर उसकी एक खासियत है कि वो गाना बजाकर चोरी करता है, पर अब उसकी कान की कमजोरी हो गई है तो वो गाना सुन नहीं पाता सही से, इसलिए अब उसको लोग डीफर लाल के नाम से भी पुकारते हैं। तीसरा है खुदी कुमार। वो अपनी टीम का दिमाग है, दिमाग। उसे शराब पीकर चोरी करना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर उसका शराब टैंक कम पड़ा तो वो सो जाता है। और इस ग्रुप का चौथा है स्प्लिट सोसाई। वो है तो एक रफ टफ स्ट्रॉन्ग चोर, लेकिन जैसे वो पुलिस वालों के सायरन की आवाज सुनता है ना, उसके अंदर की सारी जो पुलिस की पर्सनालिटी है वो एक्टिवेट हो जाती है। ये चारों में कुछ कमजोरियां जरूर हैं, मगर इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना बिल्कुल सॉलिड है। ये 30 साल के अपने चोरी के करियर में सिर्फ एक बार पकड़े गए हैं। फिर दोस्तों ये टिंगू इन दोनों को उस गैंग के पास लेकर जाता है और फिर वो लोग प्लानिंग शुरू करते हैं और ज्वेलरी शॉप लूटने का फैसला करते हैं। तब नील कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरी ज्वेलरी शॉप से कुछ खास बनती नहीं है। तो स्प्लिट सोसाई कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे लैब वालों ने इन्फॉर्म किया कि उस ज्वेलरी शॉप का ओनर डायबिटिक है, मैनेजर को बीपी इश्यू है, हमें बस उन्हें चाकू दिखाना, वो खुद ही सारा माल हमारी झोली में डाल देंगे। पर एक दिक्कत यह है कि ज्वेलरी शॉप से 800 मीटर की दूरी पे ही पुलिस स्टेशन है। अगर सेठ ने किसी तरह उन्हें इन्फॉर्म कर दिया तो 8 मिनट में वो लोग आराम से पहुंच जाएंगे। शॉप बंद होती 9 बजे, पर कस्टमर्स को क्लियर करते करते 9-10 हो जाता है। अगर सेठ ने अलार्म वगैरह बजाकर या किसी तरह पुलिस को इन्फॉर्म कर भी दिया तो हमारे पास 8 मिनट होंगे बचने के लिए। इसी रात दोस्तों ये लोग अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए निकलते हैं कार से। कार ज्वेलरी शॉप के नजदीक रोक देते हैं। मेमोरी दास कहता है कि पहले मैं अंदर जाऊंगा और 2 मिनट के बाद सीटी बजाऊंगा, तब तुम लोग अंदर आ जाना, ठीक है? वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है तुम जाओ। पर मेमोरी दास के अंदर घुसे हुए 2 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं और कोई सीटी की आवाज तक नहीं आती। तो ये लोग चेक करने जाते हैं और देखते हैं कि मेमोरी दास की मेमोरी तो यहाँ आते ही चली गई। वो आराम से एक नॉर्मल कस्टमर की तरह ज्वेलरी देख रहा होता है और शॉप के स्टाफ से डिस्काउंट मांग रहा होता है। तो इसके बाद ये लोग नाइफ निकालकर मैनेजर को डराने धमकाने लगते हैं और लॉकर की चाबी मांगते हैं। और दूसरी ओर खुदी कुमार शराब के नशे में फीमेल स्टाफ से फ्लर्ट करने में बिजी हो जाता है और रोड से उसी टाइम एक एम्बुलेंस निकलती है दोस्तों। तभी इस सायरन की आवाज सुनकर स्प्लिट सोसाई के अंदर का राउडी पुलिस वाला जाग जाता है, जो कि फिर नील कमल को ही मारने पीटने लग जाता है कि तुम चोरी डकैती क्यों कर रहे हो, ये बिल्कुल असामाजिक एक्टिविटी है, रुको मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। वहीं वो टिंगू दोस्तों गाड़ी के पास पहरेदारी दे रहा होता है और अंदर इनका अलग ही ड्रामा चलता है। एक कस्टमर बनकर मोल भाव कर रहा है, दूसरा बेवड़ा फ्लर्ट कर रहा होता है और तीसरा पुलिस वाला बन चुका है। और वो चौथा था ना डीफर लाल, वही अपने चोरी वाले किरदार में होता है। वो मैनेजर को मार पीट कर चाबी के बारे में पूछ रहा होता है कि कहाँ पे है चाबी। अब वो स्प्लिट सोसाई है ना, पुलिस स्टेशन पे फोन लगा के इन्फॉर्म भी कर देता है कि कुछ लोग ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए आए हुए हैं, मगर मैंने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, गाड़ी लेकर आइए, इनको तुरंत पुलिस स्टेशन लेकर जाना है। पर दूसरी ओर जो इंस्पेक्टर होता है ना दोस्तों, वो सोसाई नाम के किसी पुलिस वाले को जानता ही नहीं। वो कहता है कि ज्वेलरी शॉप के किसी स्टाफ से मेरी बात करवाइए तो मैं मानूं। और तब सोसाई मैनेजर से बात करवाता है। इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि वहाँ कोई चोरी हुई है क्या? तो मैनेजर बताता है कि सर जो आपसे इतनी देर तक फोन पे बात कर रहा था वही चोर है, वही लूटने आया है हमें, पर पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो एक पुलिस वाले की तरह बिहेव कर रहा है। तभी पीछे से पियक्कड़ खुदी कुमार स्प्लिट सोसाई के सर पे वार करता है, जिससे वो होश में आ जाता है और मैनेजर से कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हारे मुंह पे टेप लगाया था, वो कहाँ गया? तो मैनेजर कहता है अरे आपने ही हटाया उसको। और दोस्तों क्योंकि अब बात पुलिस वालों तक पहुंच गई है, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे, इसीलिए ये लोग यहाँ से बचने का सोचते हैं। पर जब ये मेमोरी दास को देखते हैं तो हैरान, वो पहले तो कस्टमर बनकर स्टाफ से मोल भाव कर रहा होता है, पर अब वो खुद ही स्टाफ बन गया है और उस एक्चुअल स्टाफ को कन्विंस करने में लगा हुआ है कि मैडम ये आपके गले में बहुत ही अच्छा लगेगा, इसको खरीद लीजिए, आप सभी आपकी तारीफ करेंगे। जिससे वो फीमेल स्टाफ तो उसे घूरती जाती है कि ये किस पागल आदमी से पाला पड़ गया मेरा। तभी उसके साथ ही उसे भी खींच तान कर अपने साथ लेकर भागते हैं। अब इनके अड्डे पर पहुंचने के बाद नील कहता है कि बताओ खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाहर आना। अरे हम वहाँ से सोने के आइटम तक उठा कर नहीं लेकर आ पाए और अब पुलिस हमारी तलाश में है। तभी स्प्लिट सोसाई कहता है कि देखो देखो मेरे दिमाग में एक और आइडिया है, अगर ये प्लान काम कर गया तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, हम ना एक बैंक लूटेंगे। इस पे नील कहता है कि क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, तुम लोगों के साथ बैंक? अरे तुम लोगों के साथ कोई पावर बैंक भी नहीं लूट पाएगा। बैंक की बात करता है, लेकिन वो लोग किसी तरह इनको कन्विंस कर ही लेते हैं और बैंक लूटने के लिए तैयार। वो फिर अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे हम लोगों को एक बार जेल जाना पड़ा था। तो एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं दोस्तों कि इनका ना एक धर्मन नाम का दोस्त था, जो कि
वाओ बैंक में काम करता था। इन्होंने साथ में मिलकर बैंक लूटने का प्लान बनाया था, पर आखिरी मिनट में वो बदल गया और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, जिससे ये लोग पकड़े गए और धर्मन बैंक अथॉरिटी की नजरों में एक ईमानदार एम्प्लॉय बन गया, जिसके बाद उसे खूब तरक्की मिली और इन चोरों को जेल की सजा, जहाँ पे इन्हें बुरी तरह से पुलिस वालों ने पीटा। इसी की वजह से इनके अंदर तरह तरह की बीमारियां आ गई। मेमोरी दास के सर से ये लोग रुमाल हटाकर देखते हैं कि देखो पुलिस ने रॉड से कैसे बेरहमी से मारा कि दाग अभी तक है, और इसी की वजह से ये टाइम पर अपनी याददाश्त खो देता है। मार का दर्द भुलाने के लिए खुद ही कुमार बेवड़ा हो गया। कान पे चोट लगने की वजह से डीफर की सुनने की शक्ति कम हो गई और सुसाई को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया था। अभी नील कमल इनकी दुख भरी दास्तान सुन ही रहे होते हैं कि वाओ बैंक से कस्टमर केयर का फोन आ जाता है। वो नील से कहती है कि हमने न्यू लॉकर फैसिलिटी लॉन्च किया है, अगर आप 10 मिनट के लिए बैंक आ जाएं तो हम आपको सारा फीचर बता देते हैं। और नील इस मौके का फायदा उठाने का सोचता है और इनके प्लान में शामिल हो जाता है। दोस्तों, मेमोरी दास आइडिया देता है कि हमारे पास तो पहले से ही वाओ बैंक का ब्लूप्रिंट है ही, अब हम बस वाओ बैंक के नजदीक एक शॉप लेंगे किराए पे। लोगों को लगेगा कि हमने न्यू शॉप खोली है, पर असल में वो हमारे जन्नत तक जाने का रास्ता बनेगा। उसके पीछे से ही हम बैंक तक एक टनल खोदेंगे। टनल जिसपे डीफर कहता है पागल हो गया है क्या, जेसीबी से भी टनल खोदेगा तो 1.5 किलोमीटर तक 1 साल लग जाएगा। ये प्लान तो फ्लॉप है, पर फिर भी ये लोग ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब इन्होंने बैंक लूटने का ट्राई किया था ना, तो इन्होंने एक जगह पे आधा टनल बना लिया था। अब उसी को बस आगे बढ़ाना है। अब इनके पास उसी जगह पे न्यू शॉप खोलने के लिए पैसे तो नहीं थे, इसीलिए नील जाता है जेनी के पास और अब तक जो भी ब्लंडर हुआ उसके बारे में बता देता है, जिससे वो काफी डर जाती है और कहती है कि यार ये क्या कर रहे थे तुम लोग, मैं तो अभी जा रही हूँ छत से कूदकर अपनी जान देने के लिए। अरे मैं नहीं देख सकती साइको सलीम के हाथों अपने बाप का मर्डर होते हुए। और दोस्तों, वो इसीलिए कह रही है क्योंकि उसके बाप ने ही तो इन दोनों को भेजा था, नील और कमल को, चोरी करने के लिए उसी के घर पे। पर अब नील उसे रोकता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा यार, मुझे बस तुमसे एक फेवर चाहिए, तुम अपने डैड से कहकर इस लोकेशन में एक नया पिज्जा शॉप खुलवा लो ना। जेनी अपने डैड की लाडली थी दोस्तों, इसलिए उसकी एक बार ही कहने पर पापा वाओ बैंक के नजदीक ही पिज्जा शॉप खुलवा देते हैं, जिसके बाद ये लोग अपने आधे टनल की खुदाई को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। और नसीब से पता है, एक दिन ना वो कचरे वाला इन्हीं के पिज्जा शॉप पे पिज्जा खाने आ जाता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते। वो कहता है कि मेरा ये बैग आप रख लो, पर जेनी कहती है पैसे नहीं है कोई बात नहीं, पर हम आपका बैग नहीं रख सकते। और उस वक्त नील कमल टनल खोदने में बिजी होते हैं, इसलिए वो इसे ना तो पहचान पाते हैं और ना ही अभी तक कचरे वाले को पता चला दोस्तों कि वो इतने दिनों से कचरा नहीं बल्कि नोटों से भरा बैग लेकर घूम रहा है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर खली को मिनिस्टर का फोन आता है। वो उसे अपने घर पे बुलाते हैं और बताते हैं मेरा ना दरअसल एक्ट्रेस शालिनी के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है 1-2 सालों से, पता नहीं किसी कनमुए को पता चल गया है और वो अब मुझे फोन पे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें उसने हमारी अश्लील फोटोज और वीडियोस रखी हुई है और वो उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है, तुम किसी भी तरह उसको पकड़ लो। इधर साइको सलीम कॉल लगाता है पुष्पा को और पूछता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत वगैरह तो ठीक है ना, वो मेरे बेटे का फोन नहीं उठाती है। तो पुष्पा का दिमाग घूम जाता है और वो सोचता है कि हाँ यार, हफ्ते भर से मुझे भी जेनी ने बात नहीं की, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो वो नील के साथ इश्क लड़ाने में बिजी होती है। खैर, पुष्पा जाता है अपनी बेटी से मिलने उसके न्यू पिज्जा शॉप पे और उसे कहता है बेटा क्या चल रहा है आजकल, तुम साइलेंट समीर से फोन पे बात क्यों नहीं कर रही। वो कहती डैड दरअसल पिज्जा शॉप पे काफी भीड़ रहती है ना, तो मुझे वक्त नहीं मिलता बस। पुष्पा कहता है पर तुम्हारी वो भीड़ आखिर है कहाँ, ये पूरा का पूरा शॉप तो शमशान की तरह सुना पड़ा हुआ है। तो वो कहती नहीं नहीं, वो लोग अभी ही गए हैं पापा। इसके बाद पुष्पा अपनी बेटी को समझाते हुए बताता है कि बेटा वो साइलेंट सलीम से बातचीत क्या करो, तुम्हारा होने वाला पति है वो। इसके बाद वो जाने लग जाता है, पर तभी उसे कुछ धप धप की आवाज आती है और वो पिज्जा शॉप के स्टोर रूम में जाता है तो सबका भांडा फूट जाता है। फिर नील उनको सारी सच्चाई बताता है कि पैसे तो गायब हो गए हैं, जिससे पुष्पा के डर के मारे हालत खराब हो जाती है। तभी कॉल आता है साइको समीर का। वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ शादी की बातचीत करने के लिए। तो पुष्पा डरते डरते घर आ जाता है, जहाँ साइको समीर पहले ही उसका वेट कर रहा है। दोस्तों, वो कहता है पता है मेरा ना सपना हर बार सच होता है और इस बार मैंने देखा कि तुम्हारे लड़कों ने मेरा पैसा भुला दिया है। और ये सुनकर पुष्पा का गला सूख जाता है, पर वो किसी तरह कहता है नहीं नहीं, पैसे सही सलामत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो साइको समीर कहता है कि बिल्कुल यही होना चाहिए, वरना तुम्हें तो पता है ना मैं किस हद तक जा सकता हूँ। जिसके बाद वो शादी का वेन्यू वगैरह डिसाइड करके वहाँ से चला जाता है और पुष्पा तुरंत ही वापस पिज्जा शॉप आ जाता है और कहता है कि वो शवल दो, जिससे सभी डर जाते हैं कि अब ये पक्का हमें इसी से मारेगा। तो वो शवल लेकर तुरंत ही टनल की ओर जाता है, ये कहते हुए कि चलो जल्दी से खुदाई का काम पूरा करो वरना सबकी मौत पक्की है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर खली और हवलदार मिलकर उस ब्लैकमेलर का पीछा करते हैं, पर वो इनसे छुपने के लिए दोस्तों एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है, लेकिन उससे बचने के लिए ब्लैकमेलर भागने की कोशिश करता है, मगर वो गिर पड़ता है दोस्तों और कुत्ते की तरह वाओ चिल्लाता है। वाओ, ध्यान रखना इस वर्ड को,
अगले दिन इंस्पेक्टर खली और कांस्टेबल इसी बारे में बात कर रहे होते हैं चाय की टपरी पर। तो चाय वाला सारी बात डिकोड कर देता है कि जब कुत्ता काटता है तो इन्फेक्शन फैलने में टाइम लगता है, कोई तुरंत ही कुत्ते की तरह भौंकने नहीं लगता। वाव वाव मतलब वो वाव वाव नहीं वाव बोलना चाह रहा था। दरअसल मैंने एक दिन उसकी एक आदमी से बात सुनी थी। उसने अपना पेन ड्राइव उसको देकर वाव बैंक के लॉकर में रखने को कहा था। और दोस्तों ये जानने के बाद इंस्पेक्टर खली एक प्लान बनाता है कि मैं अपने 2 आदमियों को चाकू छुरी देकर बैंक लूटने भेजूंगा, और जब वो लोग बैंक वालों को डरा धमका रहे होंगे तो हम वहां पहुंचकर उन्हें अरेस्ट कर लेंगे और फिर बैंक मैनेजर से कह के पूरे बैंक की तलाशी लेंगे कि कहीं उन्होंने कुछ चुराया तो नहीं। और इसी सब में हम एक एक लॉकर को खुलवा कर देखेंगे और जब हमें पेन ड्राइव मिल जाएगा तो बस उसे किसी तरह अपने पास रख लेंगे। इतना ही करना है। दूसरी ओर नीलकमल और उसके ग्रुप ने टनल की खुदाई का पूरा काम तो कर लिया होता है, पर अब वो चाहते हैं कि हम धर्मन को डिस्ट्रैक्ट करें, क्योंकि धर्मन बहुत ही शातिर आदमी है। उसके बैंक में मौजूद रहते हुए हम शायद ही अपने प्लान को अंजाम दे पाएंगे। इसीलिए ये लोग धर्मन की इकलौती बेटी को अगवा करने का प्लान बनाते हैं। इसी रात दोस्तों ये गाड़ी से धर्मन के घर पहुंच जाते हैं। अब नीलकमल तो गाड़ी में रहते हैं क्योंकि उन्होंने चोरी चकारी तो बहुत की मगर कभी किसी को अगवा नहीं किया, इसीलिए उनको डर लग रहा होता है। वहीं टिंगू के बताए गए 4 लोग जाते हैं धर्मन की बेटी प्रीति को अगवा करने के लिए। ये लोग मेमोरी दास के कमर में मोटी रस्सी बांध देते हैं। वो रस्सी का एक छोड़ पकड़े होता है। वहीं दूसरी ओर मेमोरी दास पाइप से 2nd फ्लोर पर चढ़ जाता है। खिड़की काफी ऊंची होती है तो ये लोग धीरे धीरे करके रस्सी को ढील दे रहे होते हैं और इतने में प्रीति खुद घर के बाहर आ जाती है। तो नीलकमल उसे अगवा कर लेते हैं और कॉल करके सुसाई को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। तो वो लोग खुशी के मारे रस्सी को छोड़ देते हैं और खुद अपने अड्डे पे आ जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद सुसाई और उसके दोस्तों के साथ नीलकमल भी हैरान। दरअसल इन दोनों ग्रुप को लग रहा था कि मेमोरी दास दूसरे ग्रुप के साथ होगा, मतलब एक जगह तो नीलकमल थे, बाकी दूसरी जगह बाकी दोनों, यानी कि इन्होंने मेमोरी दास को वहीं छोड़ दिया। खैर इस वक्त प्रीति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर वो इन्हें बताती है कि मेरा बाप बड़ा ही जालिम है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे मेरी शादी नहीं करवा रहे, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग रही थी, पर तभी तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अरे मैंने तो गेट के पास ही अपना लगेज वगैरह रखा हुआ है। अगर मेरे बाप को मेरे प्लान के बारे में पता चला ना तो दोबारा वो मुझे घर से निकलने नहीं देंगे, एक कमरे में लॉक करके रखेंगे। ये सुनकर नील पिघल जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि मेरा प्यार तो मुकम्मल नहीं हो पाया, पर कम से कम प्रीति को तो उसका प्यार मिल जाए। इसीलिए वो अपने ग्रुप के लोगों को मनाकर प्रीति को छोड़ने की जिद करता है और उसे उसके घर तक छोड़ कर भी आ जाता है। पर अब तक दोस्तों मेमोरी दास जो प्रीति के घर के किचन में काम कर रहा है, खुद को नौकर समझकर वो अब होश में आ जाता है और प्रीति को उठाकर वापस अपने अड्डे पे लेके आ जाता है, जिससे प्रीति काफी इरिटेट हो जाती है कि अभी तो मैंने हाथ पैर जोड़े थे तुम लोगों के आगे, मगर लगता है तुम पैसों के भूखे हो। लगाओ फोन मेरे बाप को, मैं मांगती हूँ पैसे, कितने चाहिए तुम्हें। तो ये झिझकते हुए 50 लाख बोलते हैं दोस्तों, पर वो कहती छी इतना कम कौन मांगता है। और फिर वो अपने बाप से बिल्कुल रोते गिड़गिड़ाते हुए कॉल पे बातें करती है और कहती कि पिताजी अगर आप इन्हें 1 करोड़ नहीं दोगे तो ये मुझे जान से मार देंगे, जिससे धर्मन काफी डर जाता है और इनकी सारी शर्तें मानने को तैयार भी हो जाता है। अगले 2 घंटे में प्रीति की फ्लाइट होती है दोस्तों, इसीलिए ये लोग उसी वक्त प्रीति को छोड़ देते हैं। अब अगले दिन की बात है, कचरा चुनने वाला बैग भर जाने पे जाता है कचरे की दुकान पे उसे बेचने के लिए, पर दुकानदार ये कहकर मना कर देता है कि तुम हर बार बेकार की चीजें लेकर आ जाते हो, इसलिए इस बार नहीं लेंगे हम तुमसे। कचरा वाला फिर काफी गुस्सा हो जाता है और साइड में जाकर देखने लगता है कि मैं क्या बेकार चीज चुनता हूँ जो ये मुझसे नहीं खरीदेगा। तो दोस्तों उसे अपने बैग में से सोने के गहने और ढेर सारे पैसों की कड्डी दिखती है, जिससे कचरा वाला तो बेहद खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो भगवान की कृपा है और वो तुरंत ही सूट बूट खरीद लेता है और इसके बाद वो जाता है वाओ बैंक। वहाँ वो अपना बैग लॉकर रूम में रख देता है। इस वक्त धर्मन नील के साथियों के कहने पे शहर से दूर एक सुनसान सी जगह पे फिरौती की रकम देने के लिए पहुंच जाता है और इसी वक्त का फायदा उठाकर ये लोग टनल से वाओ बैंक के लॉकर रूम के बगल वाले जो रूम है वहाँ पहुंच जाते हैं। अब वहाँ पहुंचने पे इनको रियलाइज होता है कि लॉकर रूम में डायरेक्ट निकलने के लिए हमें थोड़ा और टनल खोदनी होगी। यहाँ तो लॉकर रूम में जाने के लिए बड़े बड़े 3 सिक्योरिटी लॉक्स खोलने पड़ेंगे। अब नील कमल से तो रस्सी की गांठ नहीं खुलती, वो लॉकर कैसे खोलेंगे। पर उनके जो नए नए 4 उचक्के साथी बने हैं ना दोस्तों, वो कहते हैं फिकर नॉट, हम है ना, सब संभाल लेंगे और बड़ी ही आसानी से सिक्योरिटी लॉक को ब्रेक करके लॉकर रूम में एंटर कर जाते हैं। अब वहाँ सबसे पहले नील की नजर पड़ती है अपने बैग पे। वो उसे चेक करता है तो उसमें सारे के सारे पैसे बिल्कुल सही सलामत पड़े होते हैं और वो तुरंत बैग टांग लेता है और फिर बाकी लोगों के साथ अच्छे से पूरा का पूरा लॉकर खाली कर देता है और फिर ये लोग टनल से होते हुए वापस जाने लग जाते हैं। इस दरमियान इंस्पेक्टर खली के 2 नकली डकैत बैंक में रॉबरी करने के लिए आते हैं, जिन्हें सही वक्त पे खली पहुंचकर अरेस्ट भी कर लेता है और फिर वो पूरे बैंक की तलाशी लेने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो लॉकर रूम में जाता है और वहाँ पे उसे दिख जाता है एक टनल
और लॉकर रूम का बिगड़ी हुई हालत। वो समझ जाता है कि यहाँ तो रॉबरी हो चुकी है। वो टनल में घुस जाते हैं रॉबर्ट्स को पकड़ने के लिए, जबकि सारे रॉबर्ट्स वहाँ से भाग चुके थे। तभी नील को फोन आता है पुष्पा का कि मुझे साइको सलीम के गुंडों ने पकड़ के रखा हुआ है और वो अपने पैसे मांग रहे हैं। तो नील कहता है घबराइए मत, हम आ रहे हैं पैसे लेकर। पर इनका ध्यान इस बात पे बिल्कुल भी नहीं जाता जल्दबाजी में कि सुसाई तो यहाँ पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। दरअसल दोस्तों टनल में सुसाई को सायरन की आवाज आ गई थी, जिससे उसके अंदर का पुलिस वाला जाग गया था और अब वो टनल में चोर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो चोर तो नहीं ढूंढ पाता, पर इंस्पेक्टर खली से जरूर टकरा जाता है। अब इंस्पेक्टर को देखते सुसाई अपनी पहचान बताता है कि मैं हूँ इंस्पेक्टर सुसाई और मैं यहाँ रॉबर्ट्स को पकड़ने आया हुआ हूँ। तो इंस्पेक्टर खली कहता है कि इंस्पेक्टर तो मैं हूँ इस एरिया का, तुम कौन से पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर हो? तो सुसाई कहता है कि वो तो मुझे याद नहीं सर, पर इतना पता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और अभी हमें इन सब के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बल्कि साथ मिलकर रॉबर्ट्स को पकड़ना है। अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे वो। दूसरी ओर दोस्तों जब गाड़ी से नील कमल और बाकी लोग साइको सलीम से पुष्पा को छुड़ाने के लिए जा रहे होते हैं, तो नील कहता है कि हमने साइको सलीम के पैसों से ज्यादा पैसे चुरा लिए हैं, चलो गिनो जरा जल्दी जल्दी कितने हैं ये। तो इसी दरमियान मेमोरी दास के हाथ एक पेन ड्राइव लगती है और वो उसे बेकार की चीज समझकर रोड पे फेंक देता है, जिसे फिर एक किन्नर का ग्रुप उठा लेता है, ये सोचते हुए कि इसमें जरूर अश्लील फिल्में होंगी। अब आगे उन्हें मिल जाता है ग्राफिक डिजाइनर, जो कि अपनी स्कूटी से मिनिस्टर के फंक्शन में जा रहा होता है। दरअसल उसने एडिट करके बहुत सारे फोटोज वीडियोस बनाए होते हैं, जिसे दिखाकर मिनिस्टर अपने आगे आने वाले चुनाव के मुद्दों के बारे में बताने वाला होता है। पर होता कुछ ये है दोस्तों कि किन्नर ग्राफिक डिजाइनर की स्कूटी की चाबी ही निकाल लेती है। वो कहती है कि पहले पैसा दे तभी चाबी दूंगी। तो वो बिना ज्यादा पैतरे किए हुए उन्हें कुछ पैसे दे देता है, जिससे किन्नर खुश हो जाती है और वो पेन ड्राइव उसको देते हुए कहती है ये ले हमारी तरफ से रिटर्न गिफ्ट। फिर हम देखते हैं कि मिनिस्टर को, जो कि किसी फंक्शन में आया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक जमा होती है दोस्तों उसको देखने के लिए। अब ग्राफिक डिजाइनर जैसे ही फंक्शन में पहुंच जाता है तो पेन ड्राइव लगाकर चुनाव के मुद्दे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से अपनी पेन ड्राइव की जगह किन्नर की दी हुई उस पेन ड्राइव को लगा देता है। दोस्तों बड़ी सी स्क्रीन पे मिनिस्टर और एक्ट्रेस की एमएमएस चालू हो जाती है, जिससे पब्लिक में हड़कंप मच जाता है बिल्कुल। और वहाँ मिनिस्टर को आ जाता है हार्ट अटैक और उसकी पार्टी के लोग फिर ग्राफिक डिजाइनर की जमकर पिटाई करने लग जाते हैं। दूसरी ओर साइको सलीम ने पुष्पा, उसकी वाइफ और उसकी बेटी तीनों को बांध के रखा होता है, पर जल्दी वहाँ पे नील कमल और उनका ग्रुप पैसों के साथ पहुंच जाता है, जिसके बाद वो पुष्पा और उसकी फैमिली को रिहा कर देते हैं और फिर शादी की बात करने की कोशिश करते हैं पुष्पा से, लेकिन पुष्पा शादी के लिए इनकार कर देता है। तभी वहाँ पे दोस्तों सुसाई, इंस्पेक्टर खली और उसकी पूरी टीम साथ में आ जाती है, जिसके बाद तो पैसों के लिए साइको सलीम, नील कमल और उसके गैंग और पुलिस वालों तीनों ग्रुप में फाइट हो जाती है। ये फाइट बड़ी देर तक चलती है दोस्तों। नील पुष्पा और उसकी फैमिली को सेफली यहाँ से बाहर निकाल देता है। जाते जाते वो जेनी को इंग्लिश में प्रपोज करने की सोचता है, पर वो खुद सामने से उसको आई लव यू कहकर किस कर देती है और फिर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी टीवी पे चलती है न्यूज। एंकर बताती है कि प्राइम मिनिस्टर ने डीमोनेटाइजेशन 2.0 की घोषणा कर दी है। अब सिर्फ 500 या 2000 के नोट नहीं बल्कि 100 और 50 के नोट भी बैन हो चुके हैं और ये ब्लैक मनी को खत्म करने का एक जोरदार प्रयास है पीएम की ओर से। अब से सिर्फ 10 और 20 रुपए के नोट ही वैलिड होंगे। ये खबर सुनकर तो नील कमल और साइको सलीम दोनों के ग्रुप को रोना आ जाता है। अभी पुलिस भी इस पैसे को जब्त करके कुछ हासिल नहीं कर सकती, इसलिए तीनों ग्रुप चुपचाप अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर दोस्तों नील कमल के ग्रुप को याद आता है कि अरे हमने प्रीति की फिरौती में धर्मन से 1 करोड़ रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मांगी थी, वो भी शहर से दूर एक खुफिया जगह पे। उसको आने को कहा था, वो तो अभी वहीं पे होगा, यानी हम तो वैसे भी माला माल हो गए। यही सोचकर ये लोग खुशी से उछल पड़ जाते हैं, पर इन्हें नहीं पता कि इस बार भी उस सोने के गहने से भरे बैग पर कचरे वाले ने हाथ साफ कर लिया। वो कचरे की तलाश में शहर से दूर चला गया था दोस्तों, और वहीं उसे धर्मन का बैग मिल गया जिसमें सिर्फ सोने की ज्वेलरीज थी, जिसे पाकर वो तो बिल्कुल सातवें आसमान पे चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी होती यहाँ पे खत्म। बाकी अब आप बताइए, आपको मजा आया ना? अब आप ये बताइए आखिर में माला माल कौन बना? कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।